हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम पिछले लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए हमारे सिलेबस की यूनिट नंबर 7.3 जिसका टाइटल है रोड एक्सीडेंट, और इस यूनिट के हम दूसरे लेक्चर को अध्ययन करने जा रहे हैं। और इस लेक्चर में मैंने हमारी इस यूनिट की यूनिट नंबर 7.3.3 और 7.3.4 को शामिल किया है। और इस यूनिट में जो हम अध्ययन करेंगे वो एक्सीडेंट के कॉजेज़ और इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर को अध्ययन करेंगे। हम एक दुर्घटना के कारण क्या होते हैं और एक दुर्घटना का हम जब घटित हो जाती है तो उसको कैसे इन्वेस्टिगेट करेंगे, कैसे जांच करेंगे उसकी कि दुर्घटना घटित हुई है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक आज हम पढ़ने जा रहे हैं। हमारे पर्सनल बिहेवियर से, हमारी पर्सनल लाइफ से, हमारे इंडस्ट्रियल इन्वायरमेंट से रिलेटेड ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आशा करता हूँ कि आप इसको बहुत ही गहन अध्ययन के साथ इसका अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं। आज का सब्जेक्ट MA 310 जिसका टाइटल है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट। मेरा नाम हरीश धवन, लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय अजमेर में मैं कार्यरत हूँ और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग अंतिम वर्ष के छात्रों को मैं इस विषय का अध्ययन करा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक। और आज के टॉपिक में पहला जो हमारा सब हेडिंग है वो है कॉजेज़ ऑफ एक्सीडेंट। तो एक एक्सीडेंट जिसको कहते हैं इंजरी, तो इंजरी के कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं। तो इन कॉजेज़ को हम दो मेन सब कॉजेज़ में बांट देते हैं। एक है अनसेफ एक्ट्स, एक है अनसेफ कंडीशंस। तो ये जो दोनों कॉजेज़ सब कॉजेज़ हैं ये बेसिक कॉजेज़ हैं। और इसमें क्या होता है अनसेफ एक्ट्स में, इन एडी केसेस इन बिहेवियर ऑफ इंजर्ड पर्सन्स। ये एक व्यक्ति द्वारा जो कि घायल है उसके इन एडी केसेस उसकी खुद की पर्सनल हैबिट्स की वजह से या असुरक्षित कार्यवाही की वजह से ये घटना घटित होती है। और दूसरा है डेफिशिएंसीज इन वर्क इन्वायरमेंट। ये भी अनसेफ कंडीशंस है, बेसिक कंडीशंस है। और इसमें जो जिम्मेदार रहती है वो हमारी कमियां जिम्मेदार रहती है। हमारा इन्वायरमेंट, हमारा वातावरण है जहाँ पर हम काम करते हैं वो भी रिस्पॉन्सिबल होता है, जो कि सुरक्षा के प्रति हमें ज़्यादा ट्रेन नहीं करता है। यह हमें आश्वस्त करता है कि हमें कितना सुरक्षित रहना चाहिए। और आज हम कोविड का समय देख रहे हैं। पिछले 6 महीने से हमने कोविड को काफ़ी क्लोज तरीके से देखा है। एक वायरस द्वारा ये हमारे इम्यून सिस्टम पर अटैक करता है और एक वायरस को हमारे शरीर में प्रवेश नहीं दें, इसके लिए कितनी सारी जानकारियाँ आपको उपलब्ध कराई जा रही है। और उन सारी जानकारियों में से सिंपल 2 जानकारियाँ, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का प्रयोग, और तीसरा कम से कम मूवमेंट्स, क्राउडेड स्पेस पे कम से कम मूवमेंट जाने के लिए। ये 3 ही तो चीज़ें हैं जो एक कोविड को रोक दे रख सकती है। उसके पश्चात भी देख लीजिए आज पूरे विश्व के परिप्रेक्ष्य में जो कोविड-19 है, कोरोना वायरस कितना खतरनाक होता जा रहा है। तो मैं उसको इस कैटेगरी में मैं रखता हूँ। हालांकि वो एक एक्सीडेंट नहीं है, लेकिन इस घटना से हम डे टू डे की लाइफ में आज हम प्रभावित हो रहे हैं, तो मेरा उसका जिक्र करना अत्यंत आवश्यक था। इसी तरह एक एक्सीडेंट भी है जो हमारी डेफिशिएंसीज और वर्क एनवायरनमेंट जो कि कमज़ोर होता है। हम हर चीज़ को इजी लेते हैं। ड्राइविंग करनी है तो हमारी रोड की स्थिति को देखे बगैर हम काफ़ी फास्ट ड्राइव करते हैं। मशीन ऑपरेट करते हैं तो हमारी मशीन की सेफ्टी डिवाइसेस को फॉलो करते हुए, मशीन की स्पीड को करते हुए हम काम करते हैं। और भी जब हम मूवमेंट करते हैं, रोड पर करते हैं, स्टेयर्स पे चढ़ते हैं, छोटी मोटी बहुत सारी घटनाएं जो होती है वो हमारी हैबिट या वर्क एनवायरनमेंट से रिलेटेड होती है। और हम इजी लेते लेते
इन घटनाओं से परिचित हो जाते हैं और काफ़ी डेंजर होता है। तो ये बेसिक 2 कॉजेज़ आप एक्सीडेंट के अंतर्गत देख सकते हैं। इसके पश्चात अगर ये एक्सीडेंट के कॉज है तो रूल डिवाइस टू प्रोहिबिट अनसेफ एक्ट। अब इनको अगर रोकना है तो हमें कहीं ना कहीं रूल इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे जिससे कि इनको रोका जा सके। इसी तरह अनसेफ कंडीशंस के लिए भी टेक्निकल सॉल्यूशन हमें कहीं ना कहीं निकालने होंगे। इंजीनियरिंग मशीन गार्डिंग के अंतर्गत, हमारी इंजीनियरिंग के अंतर्गत, और हम तो टेक्निकल व्यक्ति हैं, टेक्निकल स्टूडेंट्स हैं, टेक्निकल पर्सन होने जा रहे हैं, तो हमें तो इस टॉपिक को काफ़ी ज़्यादा गहनता से अध्ययन करना ज़रूरी है और इसको मिनिमाइज़ किया जा सकता है। थोड़ा सा हम इस टॉपिक को याद करते हुए हमारे जीवन के परिप्रेक्ष्य में इसके बारे में सोचें। तो अगली स्लाइड है मेरी, वो भी फैक्टर लीडिंग टू ह्यूमन एरर। अब इसमें क्या है, ओवरलोड एक कारण होता है जिससे कि एक्सीडेंट का कारण बनता है। इनएप्रोप्रिएट एक्टिविटीज़ हमारी होती हैं, ये हमारी ह्यूमन एरर है, मानवीय त्रुटियां हैं जो कि रेस्पॉन्सिबल है इन घटकों के लिए। 3 घटक हैं। इनएप्रोप्रिएट एक्टिविटीज़ हमारी होती है जिसकी वजह से एक्सीडेंट घटित होते हैं। ओवरलोडिंग एक कारण होता है जिसकी वजह से एक्सीडेंट की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। हर एक मशीन, हर एक व्हीकल, हर एक डिवाइस एक पर्टिकुलर लोड के लिए डिज़ाइन की हुई होती है। यदि हम उसको ओवरलोड करते हुए ऑपरेट करेंगे तो हमारे एक्सीडेंट के कारण काफ़ी बढ़ जाते हैं। तीसरा है इनएप्रोप्रिएट रीजंस रेस्पॉन्स। इनएप्रोप्रिएट रेस्पॉन्स हैं ये, तो ये भी हमारे अप्रत्याशित रेस्पॉन्स है जिनकी वजह से हमारी ह्यूमन एरर में शामिल है कि हम रेस्पॉन्स होते हुए भी कितनी बार उन पर ध्यान नहीं देते हैं और एक दुर्घटना का कारण बनते हैं। रात को जब हम ड्राइव कर रहे हैं तो हमें पता है कि रोड की स्थिति क्या है, उसके पश्चात भी हम ड्राइव तेज़ करते हैं। रात को कितनी सेफली ड्राइव करना चाहिए, कौन कौन से इंडिकेटर्स को फॉलो करना चाहिए, हेडलाइट जलनी चाहिए, नहीं जल रही है तो हम कितनी सेफ्टी से चलाएं। तो इन एप्रोप्रिएट रेस्पॉन्स हम समय के हिसाब से, स्थिति के हिसाब से ये गलतियां करते हैं और ये हमारे एक्सीडेंट के कारण बनते हैं। अगली स्लाइड है, ये जो स्लाइड है ये भी कॉजेज से रिलेटेड ही है और ये ह्यूमन फैक्टर्स थ्योरी को अप्लाई कर रही है। तो इसमें थ्योरी क्या है, वही जो पिछली स्लाइड थी उनको थोड़ा सा डिटेल में मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ये 3 कारण हैं, ओवरलोड, इनअप्रोप्रिएट रेस्पॉन्स और इनअप्रोप्रिएट एक्टिविटीज़। अब ओवरलोडिंग में क्या क्या आता है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, इंटीमल फैक्टर्स और सिचुएशनल फैक्टर्स, ये ओवरलोडिंग के कारण हैं। घनी आबादी का बस जाना, सिचुएशनल फैक्टर्स भी इसमें शामिल होते हैं। इसी तरह इनअप्रोप्रिएट रेस्पॉन्स में क्या क्या आता है, डिटेक्टिंग अ हैजार्ड बट नॉट करेक्टिंग इट, रिमूविंग सेफगार्ड्स फ्रॉम मशीन्स एंड इक्विपमेंट, इग्नोरिंग सेफ्टी। जब हम सेफ्टी को इग्नोर करते हैं, सेफगार्ड यूज़ नहीं करते हैं मशीनों में, तो ये हमारी घटनाएं घटित होती है। इस तरह जो हमारी एक्टिविटीज़ होती है, परफॉर्मिंग टास्क विदाउट द रिक्विजिट ट्रेनिंग, बगैर ट्रेनिंग के हम बहुत सारे काम करते हैं और ट्रेनिंग भी लिए तो हम उनको इम्प्लीमेंट करते हुए कार्य नहीं करते हैं, तो ये हमारी इनअप्रोप्रिएट एक्टिविटी की तरफ इशारा करती हैं। मिस जजिंग द डिग्री ऑफ रिस्क, कोई भी कार्य करते हैं तो एक रिस्क का लेवल होता है, मिनिमम रिस्क, मीडियम रिस्क, हाई रिस्क, वेरी हाई रिस्क, उस हिसाब से कार्य को कंप्लीट करना होता है हमें। कुछ कार्य माइनिंग के हैं तो हमें हेलमेट या सेफ्टी के लिए सर के ऊपर हमें कुछ ना कुछ गार्ड लगाना है, हमारी बॉडी पर गार्ड लगाना है। कोरोना से बचना है तो मास्क आपको लगाना पड़ेगा। तो इस तरह से जो रिस्क है उस हिसाब से हमारे को हमारे इक्विपमेंट को यूज़ करते हुए रिस्क को देखते हुए हमें ये यूज़ करना चाहिए। तो इस तरह से ये थ्योरी कॉजेस का कारण है। इसी तरह ओवरलोड में और परिभाषित किया गया है इनको, अगेन प्रेशर, फटीग, मोटिवेशन, ड्रग्स, एल्कोहल, वरी। ये ओवरलोडिंग, अत्यधिक एल्कोहल का सेवन,
अत्यधिक ड्रग का सेवन, अत्यधिक चिंता किसी व्यक्ति में है और वो ड्राइव कर रहा है, तो ये ओवरलोडिंग है। ये ओवरलोडिंग को यहाँ बहुत अच्छी तरह से परिभाषित कर दिया गया है। अत्यधिक कार्य करने का प्रेशर, अत्यधिक थकान, अत्यधिक मोटिवेटेड कि बहुत बढ़िया है, हमें तो फास्ट चलानी गाड़ी। फिल्म में हमने देखा था कि बहुत तेज़ हीरो मोटरसाइकिल चलाते हुए दिखाया गया है, और हम उसी एक्टिविटी को अगर हमारे रोड पर करेंगे और हमारे पास वो व्हीकल है नहीं है तो भी हम उसी स्पीड से गाड़ी चलाएंगे, तो ये मोटिवेशन होके हमने एक गलत कार्य को अंजाम देते हैं। तो ये ओवरलोडिंग के कार्य को ब्रीफ से समझाया गया है, ये एक्सीडेंट के कारण है। इसी तरह एर्गोनॉमिक ट्रैप्स, इनकम्पिटेबल वर्क स्टेशन हमारे होते हैं जिसमें साइज़ नहीं है, कितने लोग काम करेंगे, फोर्स नहीं है पूरी, रीच पहुँचेंगे कैसे, फील नहीं करते हम। इनकम्पिटेबल एक्सपेक्टेशंस हमारे होते हैं। तो ये एर्गोनॉमिकल तरीके से है जिसमें कि हम उसके हिसाब से रहें। जैसे कि अभी कोरोना टाइम में हमने ये मान लिया कि ज़्यादा लोग एक जगह इकट्ठे नहीं हो, तो हमारी जब इंडस्ट्री में भी काम करें तो एक वर्क स्टेशन में कितने लोग काम करेंगे, एक रोड पर कितने लोग गुजरने चाहिए, कितने व्हीकल एट ए टाइम गुजरने चाहिए, अगर उससे ज़्यादा है तो रोड की चौड़ाई बढ़नी चाहिए। ये सारे एनालिसिस अगर हो तो एक्सीडेंट को मिनिमाइज किया जा सकता है। इसी तरह डिसीजन टू, ये डिसीजन से रिलेटेड है जिसमें मिस जजमेंट ऑफ द रिस्क, अनकॉन्शियस डिजायर टू एर, लॉजिकल डिसीजन बेस्ड ऑन सिचुएशन। इसी तरह सिस्टम फेल्योर्स में क्या आती है, हमारी पॉलिसी आती है, रेस्पॉन्सिबिलिटी आती है, ट्रेनिंग आती है, इंस्पेक्शन आता है, करेक्शन आता है, स्टैंडर्ड्स आते हैं। ये हमारे सिस्टम फेल्योर की वजह से भी हमारे कारण हैं जो कि एक्सीडेंट होते हैं। ये ह्यूमन एरर में शामिल करके एक एक्सीडेंट को अंजाम देते हैं, और ये इंजरी डैमेज हमारे देश को या हम लोगों को भुगतनी पड़ती है। इसी तरह अगला जो है हमारा टॉपिक है वो है इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर ऑफ एक्सीडेंट। अब जब एक एक्सीडेंट अगर घटित हो गया है तो उसका इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर किस तरह होना चाहिए। तो ये मैंने 6 स्टेप का इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन लिया है, जिसमें जब कोई एक्सीडेंट घटित हो तो सबसे पहले इमीडिएट एक्शन होना चाहिए। उसके पश्चात प्लान द इन्वेस्टिगेशन, देन डाटा कलेक्शन करने हैं हमें, फिर डाटा को एनालिसिस करना है, करेक्टिव एक्शन लेने हैं, और फिर रिपोर्ट करना है हमारे को। तो ये एक्सीडेंट के ये घटित होने के बाद इन्वेस्टिंग प्रोसीजर के 6 स्टेप है जिनको कि आप नोट्स बना के याद कर लें। काफ़ी सिंपल तरीके से इसमें बताया गया है। सबसे पहले एक्शन, देन प्लान, देन कलेक्शन, देन एनालिसिस, करेक्टिव एक्शन एंड देन रिपोर्टिंग। ये 6 एक्शन इन्वेस्टिगेशन के प्रोसीजर के हैं। इसी तरह एक एक्सीडेंट को हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। जब एक्सीडेंट होता है तो सबसे पहले हम फर्स्ट एड प्रोसीजर को फॉलो करते हैं जिससे कि व्यक्ति की जान बचाई जा सके। उसके पश्चात इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। उसके पश्चात रिपोर्टिंग प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। तो फर्स्ट एड को यूज़ करने के बाद नेक्स्ट आता है इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर, और इसमें भी असेंबल इक्विपमेंट आता है, रेस्पॉन्स एज सुन एज पॉसिबल, असेंबल इन्वेस्टिगेशन स्टाफ, ठीक है, इकट्ठा करना, असेंबल करना मतलब इकट्ठा करना, इक्विपमेंट को इकट्ठा करना, अगर कोई घटना हुई है तो जल्दी से जल्द रेस्पॉन्स देना, स्टाफ को कलेक्ट करना। देन उसके पश्चात एग्जामिन एक्टिविटीज़ एंड सिम्टम्स, कलेक्ट एंड एग्जामिन डॉक्यूमेंट्स, कैरी आउट इंटरव्यूज़, कैसे घटना घटित हुई, प्रिजर्व द सीन ऑफ एक्सीडेंट, रिकॉर्ड करिए, एग्जामिन करिए, टेक करिए, नोट वर्किंग कंडीशन देखिए, फिर उसको एनालिस करके और एक्सीडेंट के प्रोसीजर को डिफाइन करना चाहिए। इसी तरह अगला जो प्रोसीजर है वो है इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर के लिए है ये। फॉर इंसिडेंट्स मस्ट फिट योर नीड्स लोकली, दे शुड स्टेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ योर इन्वेस्टिगेशन, हु इन्वेस्टिगेट दैट इंसिडेंट, what training investigations an incident response will receive, who receives the written investigation reports, who must fix defects found during the investigation, who follow up corrective action, what investigation reports and follow up records will be kept, who keeps that document and records, what summary and statistics reports are to be developed and how often these reports will be prepared। उसके पश्चात रिपोर्ट प्रिपेयर की जाएगी। इस तरह से एक इंसिडेंट को इस तरह से भी कर सकते हैं हम कि इन्वेस्टिगेशन टीम बनाएंगे, उसमें पर्सनल इन्वेस्टिगेट करेंगे, एनालिसिस करेंगे एक्सीडेंट को, और ये एक्सीडेंट
कॉन्ट्रैक्टर पर्सनल है तो उससे एक्सीडेंट करवाएंगे, मैनेजमेंट पर्सनल है तो नॉलेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन मेथोडोलॉजीज टेक्निक शेल बी इंक्लूडेड इन द इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन। इसी तरह एक एक्सीडेंट को कैसे घटित हुआ, इसके कारण ढूंढने चाहिए, ह्यूमन एरर या मटेरियल फेल्योर या इन्वायरमेंटल फैक्टर क्या हो सकता है, वाई डिड इट हैपन, ये क्यों घटित हुआ, इसके लिए सिस्टम, इन एडिकेसी, रूट कोज, सपोर्ट, लीडर, ट्रेनिंग, STDs प्रोसीजर्स ये शामिल होते हैं। व्हाट टू डू अबाउट इट, इसके लिए क्या करना है, रिकमेंडेशंस करनी है, फिक्सेस, कंट्रोल्स, मेजर्स इनको फॉलो करना है। इसी तरह इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर के अंदर फर्दर इन्वेस्टिगेशन करना है, ये प्रोसीजर में एवोल्यूशन करना है, सस्पेक्ट मैनेजमेंट, इंडिविजुअल चार्ज, केस मैनेजमेंट, कोर्ट और फर्दर इन्वेस्टिगेशन करना है। तो इस तरह से ये इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर अलग अलग एनालिसिस के साथ मैंने लिए हैं। जो आपको सिंपल लगे किसी एक को फॉलो करते हुए आप इसको नोट्स बनाएं और एग्जाम के हिसाब से इसको तैयार कर लें सिंपल तरीके से। अगला भी इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस के लिए है और इसमें भी डिफरेंट टाइप के प्रोसीजर को फॉलो करते हुए हम एक एक्सीडेंट के प्रोसीजर को मॉनिटर करते हैं। ये काफ़ी वाइड है तो मेरे हिसाब से जो पहले वाले हैं उसके नोट्स आप बना लें, ये मैंने सिर्फ दिखाने के लिए आपको बताया है, आप चाहे तो इसको देख सकते हैं। फिर ये अगेन इंटरनल नोटिफिकेशन है जिसमें आप इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर को फॉलो करते हैं, करेक्टिव एक्शन लेते हैं, इंटरनल इन्वेस्टिगेशन करते हैं, वर्कर इंजर्ड है तो क्या करेंगे, इमीडिएट रिस्पॉन्स क्या क्या होने चाहिए, ये से रिलेटेड है। तो इस तरह से हमारा ये टॉपिक फिनिश होता है। इसमें हमने इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर को डिटेल में जाना है और एक एक्सीडेंट को डिफाइन किया है। थैंक यू।